అక్కో టక్కో ఇడిగిడి గిడిగో ఇడిపాయ్ చికి చకచో గిలిగిలి మల్ సులుసులు చకరక చీచాచో చకలోరం గండో వండో లకరకటం అక్కో టక్కో ఇడిగిడి గిడిగో చకరక చీచాచో చకలోరం గండో వండో లకరకటం అక్కో టక్కో ఇడిగిడి గిడిగో ఇడిపాయ్ చికి చకచో గిలిగిలి మల్ సులుసులు మల్ మకనక హుకుబుకురే టుకుబుకురే చకలక బిక్కో చిక్కో సిలి సిలిగో జగడదుం చికి చకచో. देखो देखो क्या वो पेड़ है, चादर ओढ़े या खड़ा कोई. हे देखो देखो क्या वो पेड़ है, चादर ओढ़े या खड़ा कोई. बारिश है या आसमान ने छोड़ दिए हैं नल खुले कहीं. हाँ हम जैसे देखे ये जहां है वैसा ही, जैसी नजर अपनी खुल के सोचे आओ. पंख जरा फैलाओ, रंग नए बिखराओ. चलो 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 नए ख्वाब बुन ले. मस्ती में डोले बम बम बोले, मस्ती में तू डोल रे. मस्ती में डोले बम बम बोले, मस्ती में तू डोल रे. भला मछलियां भी क्यों उड़ती नहीं, सोचो ना ऐसे भी सोचो ना. सोचो सूरज रोज नहाएगा, बाल भिगो के ये बुद्धू बनाए. हमें ये सारे तारे टिमटिमाए, या फिर गुस्से में कुछ बड़बड़ाते रहे. खुद के सोचे आओ, पंख जरा फैलाओ, रंग नए बिखराओ. चलो 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 नए ख्वाब बुन ले. हेलो 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 हेलो. वेरी गुड इवनिंग भाई, वेरी गुड इवनिंग जी. की हाल चाल वधिया हो सारे. रट रट के क्यों टैंकर फुल, टैंकर फुल टैंकर फुल. आंखें बंद तो डब्बा गुल, डब्बा गुल डब्बा गुल. दरवाजे खोल रे खोल रे खोल रे खोल रे. बिंदास बोल रे. बोल रे बोल रे बोल रे. मैं भी हूँ तू भी है, ओ मैं भी तू भी, हम सब मिलके बम चिक बम 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 बम. वेरी गुड इवनिंग भाई, वेरी गुड इवनिंग जी. की हाल चाल वधिया हो सारे. गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग. सोचो ना सोचो तो सोचो ना, प्यार से चुन. चलो वेरी गुड इवनिंग शिवम, गुड इवनिंग दीपक, गुड इवनिंग अरुण, गुड इवनिंग फैजन, गुड इवनिंग रश्मि, गुड इवनिंग ऋषिका. क्या हाल चाल है भाई? बढ़िया है, मस्त है, बढ़िया चलन लाग रही है सब जिंदगी. चलो बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया. चलो आज हमारा फाइनली पीजीबीपी का समापन हो गया था और आज हमें सैलरी के क्वेश्चन करने स्टार्ट करने हैं. तो आज हमारी सैलरी की पहली क्लास है. आज भी हम सैलरी वाले क्वेश्चन करेंगे और कल भी हम सैलरी वाले क्वेश्चन करेंगे. और आपको मैं बता दूं सैलरी की रिवीजन ऑलरेडी मैं यूट्यूब पे डाल चुका हूं. 7 घंटे की हमारी मैराथन है.
आपने वो 7 घंटे वाली मैराथन देख ली होगी, नहीं देखी तो उसको देख लेना, उसके नोट्स आज मैं रात को अपलोड कर दूंगा, ठीक है ना। तो सैलरी के जो भी नोट्स होंगे उसको मैं रात को अपलोड कर दूंगा, और फिर सैलरी के बाद हम टोटल इनकम वाले क्वेश्चंस करेंगे, बस ये पर ध्यान दो। आयुष, हम सैलरी के बाद टोटल इनकम वाले क्वेश्चन करेंगे, ठीक है ना। सैलरी के बाद है हम टोटल इनकम वाले क्वेश्चन करेंगे। आज हम सैलरी का चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं जी। चलो, सैलरी का नोट्स मैंने बोल दिया। सैलरी के नोट्स आज रात को आपकी ड्राइव जो लिंक आपके पास है उसमें अपडेट हो जाएंगे, तो 11 साढ़े 11 बजे तक उसको आप डाउनलोड करके रख लेना, ठीक है। चलो, अब एक बार सारे के सारे बच्चे फटाफट से आ जाओ, बातचीत ना करो, टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है, टाइम बहुत कम हमारे पास है, तो इसलिए टाइम वेस्ट नहीं करते हम, ठीक है अंकुश, पक्का पक्का। चलो, अब एक बार सारे के सारे बच्चे आओ जी। अब सबसे पहला क्वेश्चन जो हम सैलरी में डिस्कस करने जा रहे हैं, ये रहा आपके सामने आपकी स्क्रीन के ऊपर, ठीक है जी। अब एक बार सारे बच्चे ना क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना, और देखो कोशिश करना क्वेश्चन खुद करने की, ठीक है ना। मैं तो करवा ही दूंगा, बट पेपर मेरे नहीं है, पेपर तुम्हारे हैं, तो कोशिश करनी है कि क्वेश्चन तुम्हें खुद करने की कोशिश करनी है मेरे से पहले। आ जाओ, एक बार क्वेश्चन ध्यान से पढ़ते हैं जी। अब अगर सैलरी का पहला क्वेश्चन एक बार चेक करता हूं, तो एक बार क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है। वो कह रहा है मिस्टर साहिल ए रेजिडेंट इंडिविजुअल, एज 40 साल की है, ही इज एन असिस्टेंट मैनेजर ऑफ फोक्स लिमिटेड। वो एक फोक्स लिमिटेड के अंदर असिस्टेंट मैनेजर है। ही इज गेटिंग सैलरी ऑफ 55,000 पर मंथ, उसको 55,000 रुपए पर मंथ सैलरी मिल रही है, ठीक है। ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर 24-25 ही रिसीव द फॉलोइंग अमाउंट्स फ्रॉम हिज एम्प्लॉयर। अब नीचे दिया गया अमाउंट उसको उसके एम्प्लॉयर से मिल रहा है, नीचे दिया गया अमाउंट उसको उसके एम्प्लॉयर से मिल रहा है। अब वो कह रहा है डीए जो मिल रहा है 10% ऑफ बेसिक पे, मतलब जितना उसकी बेसिक सैलरी है उसका 10% डीए उसको मिल रहा है, विच फॉर्म पार्ट ऑफ सैलरी फॉर रिटायरमेंट बेनिफिट, और वो डीए जो है वो उठोए वाला है, वो डीए जो है वो उठोए वाला है। फिर बोनस मिल रहे हैं 60,000 बोनस मिल रहा है। 60,000 पर मंथ की बात नहीं हो रही, 60,000 पर एनम की बात हो रही है, तो एक साल में जो बोनस मिल रहा है वो 60,000 रुपए का बोनस मिल रहा है। फिर वो कह रहा है फिक्स मेडिकल अलाउंस मिल रहे हैं 50,000 के फॉर मीटिंग मेडिकल एक्सपेंडिचर, अब मेडिकल अलाउंस मिल रहे हैं उसको जी। फिर वो कह रहे हैं ही वॉज ऑल्सो रिम्बर्स द मेडिकल बिल ऑफ हिज मदर डिपेंडेंट ऑन हिम अमाउंटिंग 6500 रुपए। अब उसने मेडिकल एक्सपेंडिचर इंकर किया अपनी मदर के लिए, मदर उसके ऊपर डिपेंडेंट है, और 6500 रुपए उसको रिम्बर्समेंट मिल गई। अब अगर 6500 रुपए रिम्बर्समेंट मिल गई, रिम्बर्समेंट का मतलब क्या है, ये खर्चा एम्प्लॉयर ने किया। अच्छा, एम्प्लॉयर ने किया, किसके लिए किया, एम्प्लॉय की मदर के लिए किया, और मदर उसके ऊपर डिपेंडेंट है, ठीक है। फिर वो कह रहे हैं मिस्टर साहिल वाज प्रोवाइडेड। अब मिस्टर साहिल को क्या मिला, उसने बोला एक लैपटॉप मिला, बोथ फॉर ऑफिशियल एंड पर्सनल यूज। लैपटॉप जो है एक्वायर बाय कंपनी ऑन 1 जून 2022, और 35,000 रुपए की उसकी कॉस्ट है। फिर वो कह रहे हैं मिस्टर साहिल को एक डोमेस्टिक सर्वेंट मिला जिसकी मंथली सैलरी जो है वो 8,000 है, विच वॉज रिम्बर्स बाय एम्प्लॉयर, तो उसको पेमेंट किसने कर दी, एम्प्लॉयर ने कर दी, तो एक तरह का ये भी बेनिफिट हो गया। फिर वो कह रहे हैं फोक्स लिमिटेड अलॉटेड 700 इक्विटी शेयर इन द मंथ ऑफ अक्टूबर 2024 एट द रेट 170 पर शेयर अगेंस्ट द फेयर मार्केट वैल्यू जो है वो 280 रुपए की पर शेयर है ऑन द डेट ऑफ एक्सरसाइज ऑफ ऑप्शन बाय मिस्टर साहिल। कह रहा है फेयर मार्केट वैल्यू वाज कंप्यूटेड इन अकॉर्डेंस विद द मेथड प्रिस्क्राइब अंडर द एक्ट, मतलब एफएमवी निकाल के दे रखी है और कितने का शेयर दिया वो देख लिया। फिर वो कह रहे हैं प्रोफेशनल टैक्स जो है वो 2200 रुपए के हैं, आउट ऑफ विच 1400 रुपए पेड बाय द एम्प्लॉयर, तो 1400 रुपए पेड बाय द एम्प्लॉयर है, और एम्प्लॉय ने कितने पे किए हैं, वो 2000 पे किए हैं। फिर वो कह रहे हैं कंप्यूट द इनकम अंडर हेड, सैलरी की इनकम निकाल दो मिस्टर साहिल के हाथ में फॉर द असेसमेंट ईयर 25-26 इफ ही एक्सरसाइज द ऑप्शन डिफॉल्ट टैक्स रिजीम, मतलब वो डिफॉल्ट टैक्स रिजीम ले रहा है, वो नॉर्मल टैक्स रिजीम नहीं ले रहा। तो ये क्वेश्चन जो हमें करने हैं ना, ये क्वेश्चन हमें डिफॉल्ट स्कीम के बेस पे करना है, ये क्वेश्चन नॉर्मल स्कीम के बेस पे नहीं करना। अब मेरे को बताओ, पहला क्वेश्चन ही जो हम सैलरी का करने जा रहे हैं वो अमेंडमेंट वाला क्वेश्चन करने जा रहे हैं। अमेंडमेंट क्या है इसके अंदर, डिफॉल्ट स्कीम वाले केस में जो स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलती है वो 75,000 की मिलती है, ठीक है ना। डिफॉल्ट स्कीम वाले केस में यार इधर देख लो यार ध्यान से यार, नालायक, मतलब मेरे को समझ नहीं आती, मेरे को तो लगता है मैं ना यूट्यूब पे लाइव आना बंद कर दूं, ये क्लास लेके यूट्यूब पे डाल दिया करूं, मतलब जो मैं करवा रहा हूं वो नहीं देखना, डिमांड ही तुम्हारी खत्म नहीं हो रही।
ये नोट्स कब मिलेंगे, वो नोट्स कब मिलेंगे, ये कहां मिलेगा, वो कहां मिलेगा, ये क्यों होगा, वो क्यों होगा। अबे नलायको, 1 घंटे की क्लास होती है, उसको ध्यान से देख लिया करो। कम से कम 50 बार नोट्स मैंने डाल दिए। टेलीग्राम जाके देख लो, टेलीग्राम पे थोड़ा सर्च कर लो, लिंक पिन किया हुआ है, उसके उसी लिंक में सारे नोट्स हैं नालायक। और जीएसटी की रिवीजन क्लास भी हुई है, एक बार जाके यूट्यूब पे देखो, आपको वहां पे जीएसटी की रिवीजन क्लास भी मिल जाएगी। इधर सुनो ध्यान से नालायक। हाँ, मतलब बिना बात के भाई साहब, जब भी क्लास स्टार्ट होगी ना, ये कब होगा, वो कब होगा, ये कब कराओगे, वो कब कराओगे। इधर सुनो ध्यान से। अब मेरा पूरी क्लास का क्वेश्चन है, तो डिफॉल्ट स्कीम वाले केस में क्या होता है, तो डिफॉल्ट स्कीम वाले केस में 75,000 की स्टैंडर्ड डिडक्शन जो होती है वो हमें मिल जाती है। बस ये बात ध्यान देना। अब एक बार क्वेश्चन सोल्व करना स्टार्ट करते हैं। हमें यहाँ पे सैलरी की इनकम निकालनी है। अब अगर हमें यहाँ पे सैलरी की इनकम निकालनी है तो बताओ सैलरी की इनकम कैसे निकालेंगे। अब ये क्वेश्चन आपके सामने है जी, मैं तुम्हें 2 मिनट का टाइम दे रहा हूं जी, मैं तुम्हें 2 मिनट का टाइम दे रहा हूं। ये क्वेश्चन आपके सामने आपकी स्क्रीन के ऊपर है, तो कोशिश करो क्वेश्चन को सोल्व करने की। पहले एक बार सैलरी देख लो, सैलरी 55,000 पर मंथ है जी, सैलरी 55,000 पर मंथ है। अब सैलरी अपना लिख लेना, 55,000 पे पर मंथ सैलरी है। अब ये पूरा क्वेश्चन मैं तुम्हें दिखा रहा हूं। अब देखता हूं, तुम 2 मिनट का टाइम तुम्हारे पास है, जितना तुम सही कर सकते हो सही करने की कोशिश करो जी। हाँ नहीं, मेरे को फटाफट से सही करने की कोशिश करो। क्या ट्रीटमेंट आप करोगे, ये पीडीएफ आपके सामने है, और मुझे फटाफट से बताओ इसका आंसर क्या आएगा जी। नीरज गलत है, गलत है नीरज। हाँ जी, टैक्सेबल सैलरी निकालनी है आपको, जितना आपसे बन सकता है वो करो जी। 9,33,200। दिव्या का आंसर 9,41,900, 8,75,400। अलग अलग आंसर आ रहे हैं जी। 9,41,900, 9,41,900। अरुण का आंसर आ रहा है 9,41,900। खुशी का भी आंसर सेम आ रहा है जी। चलो एक बार अब चेक करते हैं, एक बार क्वेश्चन करके देखते हैं। पहले तो सैलरी 55,000 पर मंथ है, तो सैलरी कितनी आ रही है जी। हाँ जी, मेरी फोटो को ना देखते हुए क्वेश्चन को देखो। यहाँ पे सैलरी कितनी आ रही है, 55,000 मल्टीप्लाई 12, तो 55,000 मल्टीप्लाई 12 करूंगा तो सैलरी आ रही है 6,60,000 पे। सैलरी 6,60 आ रही है जी। इसमें डीए कितना आएगा, डी आएगा बेसिक सैलरी का 10%, तो 66,000 पे मेरा यहाँ पे डी आएगा। फिर बोनस कितना है, 60,000 पे का मेरा यहाँ पे बोनस आएगा। अच्छा, फिर अब तुम सब जानते हो मेडिकल अलाउंस जो होता है ना, अब मेडिकल अलाउंस फुली टैक्सेबल होता है। हेलो भाई साहब, ओए ओए सुनो इधर, मेडिकल अलाउंस जो है फुली टैक्सेबल होता है। अब मेडिकल अलाउंस की 1 रुपए की भी एग्जम्पशन नहीं मिलती, तो मेडिकल अलाउंस कितने हैं, 50,000 पे, ये आपने यहाँ पे टैक्सेबल कर दिया। उसके बाद मेडिकल फैसिलिटी, अब तुम सब जानते हो मेडिकल फैसिलिटी एग्जाम्प्ट कब होती है, अगर इलाज गवर्नमेंट के हॉस्पिटल में हो, एम्प्लॉयर के हॉस्पिटल में हो, लोकल अथॉरिटी के हॉस्पिटल में हो, गवर्नमेंट अप्रूव हॉस्पिटल में हो। अब यहाँ पे इलाज जो हो रहा है वो ऐसे किसी हॉस्पिटल में नहीं हो रहा। अब मेरा पूरी क्लास का क्वेश्चन है, अगर वो नॉर्मल मेडिकल फैसिलिटी है तो नॉर्मल मेडिकल फैसिलिटी फुली टैक्सेबल होगी, एम्प्लॉय के हाथ में 1 रुपए की भी एग्जम्पशन नहीं मिलती है। तो यहाँ पे कितने है जी मेडिकल फैसिलिटी जो है, 6500 रुपए, इसको यहाँ पे जोड़ दो जी। मेरा अगला पूरी क्लास का क्वेश्चन है, लैपटॉप बताओ क्या करोगे। याद करो मैंने तुम्हें क्लास के अंदर भी कहा था, रेगुलर बैच के अंदर भी कहा था कि लैपटॉप जो है वो एग्जम्प्ट करना है, चाहे पर्सनल यूज के लिए होगा चाहे वो ऑफिशियल यूज के लिए, बट उसकी नेचर जो है ऑफिशियल है। अब अगर वो कह रहे हैं लैपटॉप पार्टली ऑफिशियल पार्टली पर्सनल, तो 1 रुपया भी लैपटॉप वाले केस में टैक्सेबल नहीं करेंगे। लैपटॉप, कंप्यूटर, मोबाइल, ये तीनों हर केस में एग्जम्प्ट होती है, तो इसमें टैक्सेबल कितना होगा, नील होगा। फिर अगले वाले केस में डोमेस्टिक सर्वेंट है। अब सोच के बोलो, ये सर्वेंट जो है वो एम्प्लॉय के घर में लगा है, इसको सैलरी देने की रिस्पॉन्सिबिलिटी एम्प्लॉय की है, बट देने वाला कौन है, एम्प्लॉयर। अब 8,000 पर मंथ सैलरी है, तो पूरे 12 महीने की 96,000 रुपए की सैलरी एम्प्लॉयर ने पे की एम्प्लॉय के लिए, तो एम्प्लॉय को बेनिफिट मिल गया, दैट इज टैक्सेबल परक्यूजिट, तो 96,000 रुपए इसके हाथ में टैक्सेबल हो गया। फिर यहां पर बात करो जी, अब अगर मैं शेयर्स की बात करूंगा, 700 शेयर है और 170 पर शेयर चार्ज किया। एफएम में कितनी है, 280 रुपए, तो 280 माइनस में 170, फायदा कितना हो गया, 110 रुपए का बेनिफिट हो गया, मल्टीप्लाई 700, तो 77,000 जो है वो यहां पे ये निकल के आ गया जी।
77,000 आ गया। उसके बाद जी प्रोफेशनल टैक्स, अब जितना एम्प्लॉयर से मिलेगा वो सारा ऐड कर देंगे, जो एम्प्लॉय जमा करवाएगा वो माइनस कर देंगे, बट माइनस वो तब करेंगे अगर वो नॉर्मल स्कीम में है, उसने डिफॉल्ट स्कीम ली है। तुम सब जानते हो डिफॉल्ट स्कीम वालों को प्रोफेशनल टैक्स की डिडक्शन नहीं मिलती है। तो जितना एम्प्लॉयर से मिला है वो सारा जोड़ देंगे, तो कितना मिला है? 1400 रुपए। अब एक बार चेक करना ग्रोस सैलरी कितनी आएगी। अब अगर मैं ग्रोस सैलरी की बात करता हूं तो यहाँ पे 6,60,000 प्लस में 66,000 प्लस में 60,000 प्लस में 50,000 प्लस में 6500, 96, 77 और ये 1400, तो आ गया 10,16,900 रुपये आ गया जी। 10,16,900 रुपये आ गया। अब इस बार की अमेंडमेंट याद करो, इस बार की अमेंडमेंट में क्या है? 75,000 की डिडक्शन मिलेगी जी। अब इसमें से 75,000 माइनस कर दो तो 9,41,900 रुपए ये मेरी टैक्सेबल सैलरी आएगी जी। ये इसका आंसर आएगा। अब जिसका भी आंसर है, आई एम सो प्राउड ऑफ यू अगर आपने बिना आंसर देखे किया है। बच्चा कह रहा है गाबे के बच्चे आंसर कहां आएगा? आंसर तो हमारे पास है नहीं, खुद क्वेश्चन लेके आता है, हमें आंसर दिखाता नहीं। भगवान तेरा भला करे, हमारे पास आंसर कहां से आएंगे गाबे के बच्चे? मुझे नहीं पता ना, तुम ढूंढ सकते हो। तुम क्या पता भाई साहब पूरा दिन लगे रहते हो कि यार कौन सा क्वेश्चन सर देंगे, तुमने सारे आंसर ढूंढ के रख रखे हो, ठीक है ना। बट अगर आपने ये आंसर निकाला है तो यहाँ पे 941। अरुण ये गंदे काम नहीं करने, पोट्टी कर रहा है नालायक। यहाँ पे जाओ अपना फ्रेश हो गया हो नालायक, यहां नहीं गंद फैलाना। चलो बहुत बढ़िया जी। हाँ अगर ओल्ड स्कीम होती ना, अगर ओल्ड स्कीम होती, मैं दोबारा बोल रहा हूं, अगर ओल्ड स्कीम होती तो ओल्ड स्कीम में 2 चेंज होते। अच्छा ओल्ड स्कीम में 2 चेंज क्या होते हैं? पहला तो यहां पे 50,000 रुपए की डिडक्शन मिल जाती, और दूसरा फिर प्रोफेशनल टैक्स की भी डिडक्शन मिल जाती। फिर दूसरा क्या होता? प्रोफेशनल टैक्स की भी डिडक्शन मिल जाती। मतलब एक तो 50,000 माइनस होता, फिर प्रोफेशनल टैक्स के जो 2,200 रुपए हैं ये भी माइनस हो जाते जी। क्या बात मेरी समझ में आ रही है? अच्छा एक बच्चा कह रहा है सर डोमेस्टिक सर्वेंट वाले केस में क्या होगा? तो भाई डोमेस्टिक सर्वेंट वाले केस में सिंपल सी बात है। एक बात मेरे को बताओ, तुम्हारे घर में नौकर लगा है, अब तुम्हारे घर में नौकर लगा है, उस नौकर की जिम्मेदारी मेरी है के नहीं? थारे घर में नौकर लगा, थारे घर की नौकर की जिम्मेदारी मेरी है नहीं है? थारे घर का नौकर, थम सैलरी पे करोगे, थारे नौकर की सैलरी मैं पे करने लग रहा तो दिक्कत ना है। थारे घर के नौकर की सैलरी अगर मैं पे करूंगा, थाने बेनिफिट मिलेगा ना, तो वही बेनिफिट तो टैक्सेबल हो रहा। थारे घर का नौकर 8,000 पर मंथ चार्ज कर रहा, काम करे थारे घर में, सफाई करे थारे घर में, सब कुछ वो थारे घर में करे, सैलरी अगर मैं दूंगा तो थारे हाथ में परक्यूजिट बनेगा ना, वही टैक्सेबल की है। क्या बात मेरी समझ में आ रही है? क्या बात मेरी समझ में आ रही है? पक्का पक्का हाँ, टेंशन मत लो। एक वीडियो बहुत परफेक्ट वीडियो बना के तुम्हें प्रेजेंटेशन पे दे दूंगा कि प्रैक्टिकल क्वेश्चन की प्रेजेंटेशन वैसे सिंपल है। अभी ये सैलरी के क्वेश्चन की प्रेजेंटेशन क्या करोगे बताओ? सैलरी के क्वेश्चन की प्रेजेंटेशन मेरे बच्चे ऐसे ही तो होगी। ये देखो सुन लो प्रेजेंटेशन कैसे होगी। ये टेबल बनेगी, ये लो, अब ये टेबल बनेगी, ये प्रेजेंटेशन है ऐसे जी। अब तुम यहाँ पे क्या करोगे? यहाँ पे अमाउंट, यहाँ पे नाम लिखोगे, यहाँ पे अमाउंट लिखोगे, यहाँ पे नाम लिखोगे, यहाँ पे अमाउंट लिखोगे। ये ग्रोस सैलरी है, माइनस में डिडक्शन है, ये टैक्सेबल सैलरी है। ठीक है जी सर। मेडिकल अलाउंस फुली टैक्सेबल है, जितना मेडिकल अलाउंस दिया फुली का फुली टैक्सेबल है, बस ये पर ध्यान दो जी। अब अगले पॉइंट पर आ जाओ फटाफट से। अगला क्वेश्चन देखो जी। अब ये रहा अगला क्वेश्चन, ये आपने 100% गलत करना है। तो ये आपको सैलरी की इनकम निकालनी है। ये लो जी, यहां से क्वेश्चन स्टार्ट हो रहा है। कोशिश करो करने की, इसको भी एक बार करने की कोशिश करो। आपको सैलरी की इनकम निकालनी है जी। ये लो जी, आपको सैलरी की इनकम निकालनी है। नहीं प्रियंका, कैलकुलेशन बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही कैलकुलेशन है, कैलकुलेशन में कोई दिक्कत नहीं है। जल्दी करो इसको फटाफट से। इसका देखता हूं तुम सही करते हो नहीं करते, मुझे डर है इसका तुम गलत करोगे। इसमें तुम 1-2 पॉइंट में गलती करोगे पक्का, मतलब मुझे ऐसा लग रहा है। मतलब बाकी तुम सही भी कर सकते हो, बट मुझे ऐसा लग रहा है कि तुम इसके 1-2 पॉइंट में गलती करोगे, बाकी पता नहीं। स्कीम नॉर्मल स्कीम है जी, स्कीम नॉर्मल स्कीम है, नॉर्मल स्कीम है मेरे बच्चे, नॉर्मल स्कीम है, नॉर्मल स्कीम है।
अबे मेरे नालायकों, नॉर्मल स्कीम है, नॉर्मल स्कीम है, नॉर्मल स्कीम है। अरुण अब तू डंडा खाएगा मेरे से, नालायक। गंद फैला के चला गया पूरी चैट बॉक्स में। कल से मैं मास्क डाल के आऊंगा। बोलो मनशिखा बोलो। अच्छा तुम्हें पता लग गया मैं मिश्री खा रहा हूं। ओके हिमांशु। कार पे डेप्रिसिएशन रेट के, ये मुझे नहीं पता, तुम्हें याद होगा सैलरी का चैप्टर, तुम्हें सैलरी का चैप्टर याद होगा, ठीक है ना, तुम्हें सैलरी का चैप्टर याद होगा। तो कार पे डेप्रिसिएशन का क्या रेट है ये तुम्हें पता होगा। तुषार बच्चे ऐसा तो नहीं है, वैसे मैं सबका रिप्लाई करता हूँ, मुझे तो लाइव यूट्यूब के अंदर पता भी नहीं होता कि रेगुलर वाले कौन से हैं, कुछ बच्चों के नाम याद रहते हैं बस। चलो कोशिश करो आंसर करने की फटाफट से जी। $5,83,000। अभिषेक का आंसर है 583। ओके 583 जी। 5,23,300। 4,22,500। चलो मैं गुनगुन, मैं तो कराऊंगा ही, बट पेपर तुम्हारे हैं ना, कुछ तो करो। सोहन तुम्हारा डाउट तो मैंने देखा ही नहीं यार, नालायक। चलो छोड़ो, अब तुमसे नहीं हो पाएगा ये तुमसे नहीं हो पाएगा, छोड़ दो छोड़ दो छोड़ दो छोड़ दो, तुमसे नहीं हो पाएगा। मैं इसका करेक्ट आंसर तो नहीं बता रहा, बट जितने भी आंसर मेरे सामने आए हैं, जितने भी आंसर मेरे सामने आए उसमें सिंगल आंसर भी सही नहीं है। और मैंने पहले भी कहा था कि तुम यहां पे गलती करोगे और 100% तुम यहां पे गलती करोगे, और तुमने वो गलती कर दी है, तुमने वो गलती कर दी है। अब सुन लो ध्यान से, तुमने कहां गलती की है जी, सुनो इधर देखो ध्यान से। गलत आंसर किसी का सही नहीं है जी, एक सिंगल बच्चे का भी सही नहीं है। मैं दोबारा बोल रहा हूं, एक सिंगल बच्चे का भी सही आंसर नहीं है। अब यहां पे चेक करो, सैलरी कितनी है जी, 40,000 पर मंथ है, तो 40,000 पर मंथ है मल्टीप्लाई 12, तो सैलरी होगी 4,80,000। 480 सैलरी आ गई जी, ठीक है जी। उसके बाद फिर यहां पे कह रहा है मेडिकल फैसिलिटी है इन ए हॉस्पिटल मेंटेन बाय कंपनी। अब सोच के बताओ, अगर मुझे मेडिकल फैसिलिटी मिल रही है और वो हॉस्पिटल एम्प्लॉयर के खुद का है, तो याद कर मैंने कहा था कि अगर वो हॉस्पिटल एम्प्लॉयर के खुद का है तो सिंगल पैसा भी टैक्सेबल नहीं करेंगे। मेरा पूरी क्लास का क्वेश्चन है, सारे के सारे बच्चे आंसर दें। जो मेडिकल फैसिलिटी मिल रही है उसको कंपनी के हॉस्पिटल में मिल रही है, कंपनी का हॉस्पिटल मतलब एम्प्लॉयर का, तो अगर हॉस्पिटल एम्प्लॉयर का है तो सिंगल पैसा भी टैक्सेबल नहीं करेंगे, यहां पे नील आएगा। फिर आगे देखो जी, रेंट फ्री एकोमोडेशन, सारे बच्चे आंसर देना। रेंट फ्री एकोमोडेशन ओन्ड बाय द कंपनी ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर। अब मेरा पूरी क्लास से क्वेश्चन है, सर वो मुंबई में काम कर रहा है, मुंबई मेट्रो सिटी है। हेलो भाई साहब, ओए चिंटू, ओए इधर सुन, मुंबई मेट्रो सिटी है, आरएफए मिला, घर एम्प्लॉयर के खुद का है। अब अगर घर एम्प्लॉयर के खुद का है, मैं दोबारा बोलूंगा, अगर घर एम्प्लॉयर के खुद का है और मेट्रो सिटी है, पॉपुलेशन 40 लाख से ऊपर होगी, तो सैलरी का 10% जो होगा वो एम्प्लॉय के हाथ में टैक्सेबल कर देंगे।
सैलरी का 10% जो होगा वो हम हाथ में टैक्सेबल कर देंगे। और सैलरी का मतलब क्या होता है, बेसिक प्लस में डीए उठोए वाला प्लस में कमीशन एवरी टाइप प्लस में बोनस प्लस में टैक्सेबल पोर्शन ऑफ ऑल अलाउंसेस। अब अगर आप क्वेश्चन में चेक करोगे, ना तो डीए है, ना ही कमीशन है, ना ही बोनस है और ना ही कोई अलाउंसेस हैं, तो सैलरी का मतलब क्या निकल कर आएगा, यही सैलरी मेरी सैलरी आरएफए के लिए आएगी। अब अगर यही सैलरी मेरी आरएफए के लिए आएगी तो 4,80,000 का 10% जो है 48,000 रुपए का मेरा आरएफए आ गया जी। 48,000 रुपए का मेरा आरएफए आ गया। अब अगले पॉइंट पर आओ। अब यहां पे लोन की बात करो, लोन 7 लाख रुपए का दिया है 1 अप्रैल 24 को, और जो इंटरेस्ट चार्ज किया वो 6% है, और जो एसबीआई का रेट ऑफ इंटरेस्ट है 1 अप्रैल को वो 9.5% है। अब मेरा पूरी क्लास से क्वेश्चन था, सारे के सारे बच्चे आंसर दो। हेलो भाई साहब, ओए इधर सुनो, सारे के सारे बच्चे आंसर दो। एसबीआई वाले चार्ज कर रहे हैं 9.5%, एम्प्लॉई से हमने चार्ज किया 6%, तो एम्प्लॉय को बेनिफिट कितने का हो गया, 3.5% का एम्प्लॉय को बेनिफिट हो गया। अब अगर एम्प्लॉय को बेनिफिट जो है वो 3.5% का हो गया, तो 3.5% जो है वो एम्प्लॉय के हाथ में टैक्सेबल है। अब यहां पे अगर आप चेक करोगे तो भगवान झूठ ना बुलवाए, 7 लाख 3.5% आप यहां पे देख लो कितना आएगा जी। तो अगर मैं 7 लाख रुपए का 3.5% निकालूंगा तो 24,500 रुपए निकल के आएगा जी। 24,500 रुपए निकल के आएगा, तो ये इंटरेस्ट ऑन लोन का ट्रीटमेंट हो गया, तो 24,500 रुपए का ये ट्रीटमेंट हो गया। कोई दिक्कत तो नहीं है? आई थिंक अभी तक काफी सारे बच्चों का सही होगा, ठीक है। अच्छा, अब ये डाइनिंग टेबल वाला पॉइंट तुम छोड़ दो, क्योंकि तुमने इसी पॉइंट में गलती की है। इस पॉइंट को मैं आराम से समझाऊंगा, क्योंकि तुमने इसी पॉइंट में गलती की है, मुझे पक्का पक्का पता है। इसको एक बार अभी छोड़ दो, इसको हम कवर नहीं कर रहे। अगले पॉइंट पर आओ। फिर वो कह रहे पर्सनल परचेज की आपने क्रेडिट कार्ड से, और कंपनी 10,000 वॉज पेड बाय द कंपनी। अब 10,000 रुपए एम्प्लॉयर दे रहा है। अब तुम्हारी पर्सनल परचेज है, तुम्हारी पर्सनल परचेज पे एम्प्लॉयर पैसे देगा, तुम्हें बेनिफिट मिलेगा, तो 10,000 जो है वो यहां पे ये टैक्सेबल हो गया। 10,000 जो है यहां पे ये टैक्सेबल हो गया, ठीक है। अगले पॉइंट पर आओ। फिर अब यहां पे चेक करो, गाड़ी की बात करते हैं। अब गाड़ी है विच वॉज परचेज बाय कंपनी ऑन 16 जुलाई 22। अब गाड़ी परचेज की 16 जुलाई 22 को, कितने की, 2.5 लाख की, और बेची कितने की है, 14 जुलाई 24 को बेची 1,60,000 रुपए की। तो मेरे को सारे बच्चे बोलना, गाड़ी वाले केस में, हेलो चिंटू इधर, गाड़ी वाले केस में रेट ऑफ डेप्रिसिएशन जो है वो कितने परसेंट है, 20% है, और डब्ल्यूडीवी मेथड है, और कंप्लीटेड ईयर है। अब मेरा पूरी क्लास से क्वेश्चन है, सारे के सारे बच्चे आंसर देना। अब यहाँ पे 14 जुलाई, यहाँ पे सुनो, यहाँ पे देखो री 16 जुलाई 22 है, 16 जुलाई 22 से 15 जुलाई 23, 1 साल हो गया। फिर यहाँ पे 16 जुलाई 23 से 14 जुलाई 24, ये पूरा साल नहीं हो रहा, तो कंप्लीट ईयर बस एक ही बनेगा। कंप्लीट ईयर बस एक ही बनेगा, 2 साल कंप्लीट नहीं बनेंगे, 1 साल कंप्लीट बनेगा, क्योंकि दूसरा साल कंप्लीट होने से एक दिन पहले ही बेच दिया, तो कंप्लीट ईयर में तो वो आएगा ही नहीं। कंप्लीट ईयर हटा दो, 1 साल कंप्लीट है। अब अगर मान लो यहां पे 2.5 लाख की गाड़ी है, तो 2.5 लाख पे 20%, तो 2.5 लाख का 20 कितना हो गया, 50,000। तो अगर मैं 2.5 लाख में से 50,000 माइनस करूंगा, तो 2 लाख रुपए की गाड़ी 1,60,000 रुपए की दे दी। हेलो भाई साहब, ओए 2 लाख रुपए की गाड़ी 1,60,000 रुपए की दे दी, तो 40,000 रुपए का फायदा हो गया गाड़ी वाले केस में, तो 40,000 रुपए ये टैक्सेबल हो गए। 40,000 रुपए ये टैक्सेबल हो गए गाड़ी वाले केस में, क्योंकि कंप्लीट ईयर हमारा एक ही बन रहा है, 2 साल कंप्लीट नहीं बन रहे, 1 साल कंप्लीट बन रहा है, दूसरा साल कंप्लीट हो ही नहीं रहा। तो 50,000 रुपए का डेप्रिसिएशन, 2 लाख में से 50,000 गए 2 लाख, तो 2 लाख की गाड़ी 160 में दे दी, तो 40,000 का बेनिफिट हो गया, तो 40,000 रुपए ये टैक्सेबल निकल के आ गया। अब बताओ, यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं है? पक्का पक्का? बस अब एक पॉइंट हमारा बैलेंस बचा है, और ये पॉइंट हमारा बैलेंस बचा है डाइनिंग टेबल वाला। अगर ये तुमने कर लिया तो फिर सैलरी में कुछ भी नहीं है सर। 20% डेप्रिसिएशन किधर मेंशन, मेरा बच्चा, और मेरे भिंडी, मेरे 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 शिमला मिर्च कलर के बच्चे, अगर आपने सैलरी का चैप्टर रिवाइज किया हो, जो नहीं किया, तो उसमें ट्रांसफर ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी वाला कॉन्सेप्ट था जो नहीं पढ़ा, उसमें मोटर कार वाले केस में 20% रेट दिया हुआ था, नहीं पता, तो उसमें दिया हुआ था, ठीक है ना, उसमें दिया हुआ था कि कंप्यूटर लैपटॉप वाले केस में 50% है, गाड़ी वाले केस में 20% है, अदर वाले केस में 10% है।
ठीक है, उन दोनों केस में WDV मेथड है और अदर वाले केस में SLM मेथड है, तो उस सेक्शन के अंदर ही दिया हुआ था जी। ठीक है, अब सारे के सारे बच्चे अब छोड़ दो, एक बार डाइनिंग टेबल वाला आप कलेश छोड़ दो, आप फिर डाइनिंग टेबल में थोड़ी सी गलती कर रहे हैं। अब सुनो ध्यान से, मैं कहना क्या चाह रहा हूं, एक बार सारे के सारे बच्चे फटाफट से यहां पे डाइनिंग टेबल वाले पॉइंट को पढ़ते हैं कि वो क्या कह रहे हैं जी। अब सुनो ध्यान से, अब डाइनिंग टेबल वाला पॉइंट पढ़ते हैं, एक बार ना डाइनिंग टेबल वाला पॉइंट पढ़ते हैं। वो कह रहा है डाइनिंग टेबल वॉज प्रोवाइडेड टू मिस प्रियंका। अब डाइनिंग टेबल जो है मिस प्रियंका को प्रोवाइड की गई एट हर रेजिडेंस। तो डाइनिंग टेबल किसको दी गई बताओ जी। मैं कह रहा हूं तुम डाइनिंग टेबल में गलती करोगे, इसको देख लो, क्योंकि अगला क्वेश्चन जो है वो इससे ही कनेक्टेड है। तो बताओ मेरे को, सारे बच्चे बताओ, डाइनिंग टेबल किसने किसको दी? एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय को दी, एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय को दी। कब दी है जी? उसने डाइनिंग टेबल जो दी है, उसने ये डाइनिंग टेबल जो परचेज की थी 1 जून 21 को परचेज की थी 60,000 रुपए की, और उसने डाइनिंग टेबल मिस प्रियंका को बेच दी है 1 मई 2024 को 30,000 रुपए की। मेरा पूरी क्लास से क्वेश्चन है, मैं एक बात जानना चाहता हूं, छोटे छोटे क्वेश्चन का आंसर देना बस। मैं बस एक बात जानना चाह रहा हूं, एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय को डाइनिंग टेबल प्रोवाइड की। अच्छा, डाइनिंग टेबल जब प्रोवाइड की तो क्या एम्प्लॉय इसको यूज कर रहा होगा? क्या एम्प्लॉय इसको यूज कर रहा होगा, नहीं कर रहा होगा? हाँ या ना बता दो बस, मैं हाँ या ना जानना चाहता हूं। जब एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय को डाइनिंग टेबल दी तो क्या वो उसको यूज कर रहा होगा? बिल्कुल कर रहा होगा, 100% इसको यूज कर रहा होगा, कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है। चलो अच्छी बात है। फिर उसने डाइनिंग टेबल बेच दी। कब बेची उसने? उसने डाइनिंग टेबल जो बेची है वो 1 मई 2024 में बेची है। पहले ऐसा करते हैं, पहले ना कंप्लीट ईयर निकालते हैं, एक बार ना सारे बच्चे कंप्लीट ईयर निकालते हैं, कितने कंप्लीट ईयर है। आओ पहले कंप्लीट ईयर निकालते हैं, सारे बच्चे मेरे साथ साथ कंप्लीट ईयर निकालेंगे। तो 1 जून 21 है ना, तो 1 जून 21 है, तो 1 जून 21 से लेकर 31 मई 22, फिर 1 जून 22 से लेकर 31 मई 23, फिर 1 जून 23 से लेकर, उसने बेचा कब है जी? उसने बेचा है, प्रियंका ने 1 मई 24 को बेचा है, तो 1 मई 24 को बेचा है, तो 1 मई 24 को बेचा, तो ये साल तो कंप्लीट बन नहीं रहा, ये साल कंप्लीट नहीं बन रहा, 2 साल कंप्लीट बन रहे हैं, 1 साल ये कंप्लीट बन रहा है, 1 साल ये कंप्लीट बन रहा है। अब डाइनिंग टेबल वाले केस में SLM मेथड है, WDV मेथड नहीं है। कितने की डाइनिंग टेबल है? 60,000, 60,000 रुपए की है, तो हर साल 6,000 रुपए का डेप्रिसिएशन, तो यहां पर 6,000 रुपए का डेप्रिसिएशन, यहां पर 6,000 रुपए का, तो 12,000 रुपए का आ गया डेप्रिसिएशन। अब 60,000 में से आपने 12,000 माइनस कर दिए, ये हो गया 48,000। 48 वाला डाइनिंग टेबल आपने 30,000 रुपए का बेच दिया, तो 18,000 रुपए का फायदा हो गया एम्प्लॉय को, तो 18,000 रुपए जो है वो डाइनिंग टेबल का ये टैक्सेबल हो गया। अब बच्चा कह रहा है यही तो किया है, यहां तक बिल्कुल सही किया आपने, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। मैं दोबारा कह रहा हूं, यहां तक बिल्कुल सही किया, कोई दिक्कत ही नहीं है, 18,000 रुपये आएगा। बट प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम क्या है? अब सुनो, जब उसने डाइनिंग टेबल दिया था तो यूज करने के लिए दिया था, और उसने डाइनिंग टेबल जो बेचा है वो 1 मई को बेचा है, तो आपको नहीं लग रहा अप्रैल का महीना उसने डाइनिंग टेबल यूज भी किया है? हैं? 1 मई को उसने डाइनिंग टेबल बेचा, 1 मई 24 को बेचा, तो क्या इस साल उसने 1 महीना डाइनिंग टेबल यूज भी तो किया? क्या इस साल 1 महीना उसने डाइनिंग टेबल यूज भी तो किया? भाई पिछले 2 सालों में यूज किया, उसका तो कैलकुलेशन उस साल में हो चुका होगा, हम इस साल की बात कर रहे हैं। भाई 1 अप्रैल को तो अगला साल स्टार्ट हो गया ना, अगर 1 अप्रैल को अगला साल स्टार्ट हो गया तो 1 अप्रैल से 1 मई तक उसने यूज भी तो किया, क्योंकि उसने 1 मई को बेचा, भाई 1 महीना यूज किया। अब यहां पे यूज ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी वाला कॉन्सेप्ट लगेगा। इसी क्वेश्चन में ट्रांसफर भी है, इसी क्वेश्चन में यूज भी है, इसी क्वेश्चन में ट्रांसफर भी है, इसी क्वेश्चन में यूज भी है। उसने 1 महीना यूज किया। अब तुम सब जानते हो मूवेबल प्रॉपर्टी वाले केस में 10% पर एनम होता है, तो 60,000 पे 10%
और एक महीने 1/12 तो 500 रुपए आप इसमें और ऐड करोगे 500 रुपए। ये डाइनिंग टेबल के 500 रुपए यूज होने के आएंगे, 18,500 रुपए की टोटल वैल्यू टैक्सेबल होगी, जो मुझे उम्मीद है कि आपने यहां पे गलती की होगी। अब बस देख लो, अब तो कोई दिक्कत ही नहीं है। एक बार कैलकुलेशन करना कितना आ रहा है यहाँ पे जी, 4,80,000 रुपए प्लस में 48,000 प्लस में 24,500 प्लस में 18,000 प्लस में 500 प्लस में 10,000 प्लस में 40,000, तो 6,21,000 बनेगा। हेलो भाई साहब, ओए हेलो भाई साहब, इधर इधर 6,21,000 बनेगा। तो 6,21,000 जो है वो ये निकल के आ गया। अब 50,000 की स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलेगी नॉर्मल स्कीम वाले केस में, तो 50,000 यहां से हटा दोगे, 5,71,000 की सैलरी आएगी। सर कार वाले, अबे कार वाले केस में ऐसा क्यों करोगे यार, नालायक वलायक हो क्या? कार वाले केस में उसे कोई कार उसने यूज करने के लिए दिया क्या? उसने कार सीधा बेची है, उसने कार सीधा बेची है। उसने कार वाले केस में क्या बोला है, कार खरीदी थी, कार बेची है। और डाइनिंग टेबल वाले केस में वो क्या कर रहा है कि डाइनिंग टेबल उसने प्रोवाइड किया था, तो डाइनिंग टेबल तो वो स्टार्टिंग से यूज करता हुआ आ रहा है। गाड़ी वो कहां से यूज करता हुआ आ रहा है, गाड़ी उसने खरीदी थी, गाड़ी उसने बेची है, तो गाड़ी वाले केस में ऐसा क्यों करेंगे? सर एक बार डाइनिंग टेबल वाला दोबारा से, एक बार दोबारा से बता दो का बस, प्लीज भगवान का वास्ता, आप तो बता सकते हो हमें। तो मैं डाइनिंग टेबल वाला तुम्हें दोबारा से बता रहा हूं। आप देखो, उसने डाइनिंग टेबल आपको दी, आप डाइनिंग टेबल मतलब हर साल यूज कर रहे थे। 1 मई को डाइनिंग टेबल एम्प्लॉयर ने बेच दी। मैं सिंपल सी बात कह रहा हूं, अगर 1 मई को डाइनिंग टेबल उसने बेच दी, तो क्या अप्रैल का महीना आपने डाइनिंग टेबल यूज किया नहीं की? बस मैं ये जानना चाह रहा हूं, क्या अप्रैल के महीने में, भाई 1 मई 24 को बेची, तो क्या अप्रैल 24 में आपने डाइनिंग टेबल यूज किया नहीं की? बिल्कुल यूज की। अब अगर अप्रैल के महीने में उसने डाइनिंग टेबल यूज की, तो अप्रैल के महीने के यूसेज की जो वैल्यू है वो भी तो टैक्सेबल करोगे ना। तो जो 1 महीना यूज किया है, अब यूज वाले केस में क्या करते हैं, एक्चुअल कॉस्ट का 10%, तो एक्चुअल कॉस्ट 60,000 रुपए की है, उसका 10% और मल्टीप्लाई 1/12, तो 500 रुपए की वैल्यू उसकी आ जाएगी। सर 18,000 रुपए कैसे आया? तो भाई 18,000 रुपए तो मैंने आपको बता ही दिया था यार। 18,000 रुपए कैसे आया? 2 साल कंप्लीट ईयर है, अब 2 साल कंप्लीट है, यहां से 1 साल, यहां से 2 साल, SLM मेथड है, तो 12,000 रुपए का डेप्रिसिएशन। अब 60 में से 12 गए 48,000, अब 48,000 का डाइनिंग टेबल 30,000 में दे दिया, तो 18,000 रुपए का फायदा हो गया जी। नहीं नहीं, अगर 1 महीने वाला पॉइंट याद नहीं रहेगा तो वो एक आधा नंबर काट सकते हैं, बट अदरवाइज स्टेप वाइज मार्किंग है, तुम टेंशन मत लो, नंबर मिलेंगे जी। एसएलएम कैसे अप्लाई हुआ, अगेन प्रोविजन पढ़ोगे तो समझ में आएगा जी, अगेन प्रोविजन पढ़ोगे तो समझ में आएगा। एसएलएम मेथड उस प्रोविजन के अंदर ही लिखा हुआ जी। यस आशीष, यस भाई, ये जो पूछ रहे हैं डब्ल्यूडीबी क्यों नहीं लगा, एसएलएम क्यों लगा, इसलिए मैं कह रहा हूं सैलरी की रिवीजन देख लेना। बिना रिवीजन देखे तुम यहां नहीं बैठ सकते, उसमें क्लियरली लिखा हुआ है कि मोटर कार वाले केस में डब्ल्यूडीबी है, कंप्यूटर वाले केस में डब्ल्यूडीबी है, अदर एसेट वाले केस में एसएलएम है। डन, इसको लॉक कर दें जी, क्या इसको लॉक कर दें? पक्का पक्का। चलो अब यहां पे आओ जी, अब यहां पे आओ, अब अगले पॉइंट के ऊपर आओ जी। अब अच्छा, अभी 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 क्वेश्चन, सॉरी सॉरी, अभी क्वेश्चन खत्म नहीं हुआ। अभी यहां पे उसने और इनकम भी दे रखी है। अब और इनकम, ये वाली इनकम तो अदर सोर्स की है। अब सारे बच्चे एक बार चेक करना, अदर सोर्स की इनकम निकालना। यहाँ पे एफडी की इनकम 7,000 रुपए की आ रही है जी, एक बार चेक करो अदर सोर्स। 10 साल कहां पे, 10 साल की बात कहां पे, 10 साल कौन सा कह रहे हो जी? सर 1 महीना कैसे आएगा, अरे मेरे नालायकों, एक बात बताओ, 1 मई को डाइनिंग टेबल बेची है, खुदा खुदा कसम, भगवान कसम, अल्लाह कसम, 1 अप्रैल से लेकर मेरे को लगता था 30 अप्रैल तक एक ही महीना बनता है। मैं तो आज तक यही सोचता था, कसम से मैं आज तक यही सोचता था कि 1 अप्रैल से लेकर 30 अप्रैल तक एक ही महीना बनता है। 1 मई को उसने बेची है, तो अप्रैल का महीने तो है,
पर एसएलए में 10 साल हर केस में एज्यूम करना है, ऐसा कुछ नहीं है जी, हमें कोई एज्यूम नहीं करना। जो रेट है हर साल सेम लेके चलना है, वो ऑटोमेटिकली 10 साल में एसेट खत्म हो जाती है। यस, ये परक्यूजिट में आएगा जी। ठीक है, चलो अब अगले पॉइंट पर आओ जी। अब ये बताओ अदर सोर्स की इनकम है। अब तुमने सैलरी की इनकम निकाल ली ना, अब सैलरी की इनकम तुमने निकाल ली है। अब सैलरी की इनकम निकाल ली, अब अदर सोर्स की इनकम की बात करते हैं। अदर सोर्स में एक तो 7,000 रुपए की इनकम है, इसको लिख लो, 7,000 रुपए की अदर सोर्स की इनकम है। फिर म्यूचुअल फंड वाली इनकम आ रही है 3,000 रुपए की, ये अदर सोर्स की इनकम आ रही है। फिर इंटरेस्ट ऑन एफडी ऑन ए माइनर मैरिड डॉटर, कितना है, 4,000 रुपए। अब माइनर में माइनर मैरिड डॉटर भी आती है, बट माइनर की इनकम जब क्लब करते हैं तो 1,500 रुपए पर चाइल्ड की एग्जम्पशन भी मिलती है। तो 4,000 में से 1,500 माइनस कौन करेगा? भूल गए, भूल जाते हो तुम, है ना? याद करो, 1,500 रुपए पर चाइल्ड, भूल जाते हो ना, सारे प्रोविजन याद होने चाहिए। हाँ, इसमें से 1,500 माइनस करने हैं, तो 1,500 माइनस करोगे तो 2,500 रुपए ही आएगा जी। अब अगर मैं कैलकुलेशन करूंगा तो 7,000 प्लस में 3,000 प्लस में 2,500, तो 12,500 रुपए की इनकम आएगी जी। अब 12,500 प्लस में 5,71,000, तो इसमें 5,71,000 जोड़ दो तो 5,83,500 रुपए की इनकम आ रही है जी। ठीक है, चलो बहुत बढ़िया, वेरी गुड, डन जी। हाँ, तो माइनर माइनर में माइनर मैरिड डॉटर आती है। क्लबिंग, आप क्लबिंग ऑफ इनकम वाला टॉपिक पढ़ो, सेक्शन 64(1) कैपिटल है, वहां पे क्लियरली लिखा है माइनर इंक्लूड माइनर मैरिड डॉटर जी। ठीक है जी, चलो अब एक बार फटाफट से यहाँ पे आ जाओ। तो उसने क्या मांगा था ना, उसने ग्रोस टोटल इनकम मांगी थी बस। अब उसने ग्रोस टोटल इनकम मांगी है तो डिडक्शन इसमें से माइनस ही नहीं करेंगे। अगर वो टोटल इनकम मांगता तो पीपीएफ की डिडक्शन माइनस कर देते, फिर मेरी टोटल इनकम आती, फिर मैं अकॉर्डिंगली वहां पे टैक्स निकालता। पीपीएफ वाले पॉइंट का कुछ नहीं करना, नाले को क्वेश्चन पढ़ो। नालायक, निर्वी का त्रिशूल लेके आना पड़ता है शायद। निर्वी भी कहते पापा क्या करते हो आप बंद कमरे में, आज मेरे को बोल रही थी पापा त्रिशूल तो मेरा है, त्रिशूल खींच रही है उधर से, मैं इधर से खींच रहा हूँ, वो इधर से खींच रही है, मैं इधर से खींच रहा हूँ। मैं कहा नहीं वो तेरे से नालायक है। कह रही नहीं मेरे को दे दो। मैं कहा तेरे से नालायक है, कसम लगे भगवान की। कह रही नहीं पापा मेरा है। मैं कहा बस 1 घंटे के लिए दे दे। कह रही नहीं पापा मेरा है। मैं कहा महान नालायक बच्चे है। कह रही होने तो पापा मेरा है। ठीक है ना? तो उसमें क्या है, उसमें उसने ग्रोस टोटल इनकम पूछा है, तो ग्रोस टोटल इनकम में से डिडक्शन माइनस नहीं होती है। ठीक है ना? अगर वो टोटल इनकम कहता तो माइनस होती। अब ग्रोस टोटल इनकम में से क्यों माइनस करोगे बताओ? ग्रोस टोटल इनकम में से क्यों माइनस करोगे बताओ ना? टोटल इनकम के टाइम में माइनस करते हैं, ग्रोस टोटल इनकम में क्यों माइनस करोगे? चलो आ जाओ, फटाफट से आओ जी, फटाफट से आओ। अब यहां पे आओ जी। अब ये क्वेश्चन करके दिखा सकते हो? ये क्वेश्चन भी लंबा चौड़ा यार, तुमसे कैसे होगा ये डबल? कैसे, मतलब ये कैसे देखोगे क्वेश्चन? ये क्वेश्चन तुम देखोगे कैसे? मैं तुम्हें कैसे दिखाऊंगा ये क्वेश्चन? चलो ऐसा करो, पहले इतना कर लो, पहले सिर्फ इतना करो, जब इतना हो जाएगा तो मुझे बता देना, मैं ऊपर कर दूंगा जी। हाँ, निर्वी कह रही है पहले पापा जिनको आप पढ़ा रहे हो ना वो बच्चे इंटेलिजेंट हो जाएंगे ना तब मेरे से मिलवाना, क्योंकि वो भी नालायक है। जब नालायक से नालायक मर्ज होते हैं तो माइनस माइनस पॉजिटिव हो जाता है। वो तुम्हें देख के उसको पता क्या लगेगा, ये तो मेरे ही जैसे हैं पापा, मैं चाहता हूं तुम थोड़े पहले इंटेलिजेंट बन जाओ। हाँ, तब मैं उसको मिलवाऊं, कि ताकि तुम उसको लगे कि मुझे भी इंटेलिजेंट बनना है। नहीं तो वो तो सोचेगी कि पापा छोड़ो ना, दुनिया तो सारी ऐसी है। हाँ, सारी दुनिया ही ऐसी है पापा, क्यों इंटेलिजेंट बनना? पहले इतना कर लो जी। यहां तक हो गया?
यहां तक हो गया? चलो ये लो, अब ये 2 पॉइंट और देख लो। इसमें भी तुम गलती करोगे और इसमें भी एक पॉइंट है, इसमें भी एक पॉइंट है, ध्यान रखना। अगर तुम उसको ध्यान से पढ़ोगे तो वो पॉइंट समझ में आएगा, नहीं तो फिर गलती करोगे तुम। मैं पहले ही बता रहा हूं तुम्हें, फिर मत कहना बताया नहीं था। कर दूं ऊपर? ये लो जी। मंशिका, उसके लिए मेरे को क्वेश्चन देखना पड़ेगा ना, आपने जो क्वेश्चन पूछा है ना, और वो क्वेश्चन मेरे पास तो अभी है नहीं। तो आप मुझे या तो एक बार व्हाट्सएप कर देना क्लास खत्म होने के बाद। और जिन बच्चों ने जीएसटी की रिवीजन क्लास नहीं देखी, मेरे इसी चैनल पे, पर्सनल चैनल पे, आपके अपने चैनल पे, आपके खुद के चैनल पे, वीजी स्टडी हब वाले चैनल पे वो वीडियो मैंने अपलोड कर दी है। मैं अपलोड करना भूल गया था, मेरे को ध्यान ही नहीं रहा था, मैंने अपलोड कर दी है। आप उसको रात को देख लेना। आज साथ साथ जीएसटी की रिवीजन करके चलना, बहुत बढ़िया रिवीजन होगी। लाइव क्लास जो होती है 3:30 बजे लाइव क्लास होती है अल्टीमेट सीए वाले चैनल पे। फिर उसी क्लास को मैं रिकॉर्डिंग जो है वो अपने चैनल पे डालता हूँ। तो कईयों को होता है ना कि सर मेरे को स्पीड में सुनना है, थोड़ा फास्ट सुनना है, रिवीजन जल्दी करनी है, तो वो सब बच्चे जैसे मैं अपने चैनल पे रिकॉर्डिंग डालता हूं आप वहां से देख सकते हो, और वो मैंने डाल दी है। तो आप अगर वीडियो वाले फोल्डर में जाएंगे तो आपको जीएसटी की रिवीजन क्लास मिल जाएगी मेरे अपने पर्सनल चैनल के ऊपर, इसी चैनल के ऊपर मतलब। रिदम, ये जो पीडीएफ है ना, ये सारे क्वेश्चन बैंक के अंदर है, ये सारे के सारे क्वेश्चन बैंक के अंदर है। आप अगर क्वेश्चन बैंक देखोगे सारे क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे जी। जल्दी करो क्वेश्चन फटाफट से जी, क्वेश्चन जल्दी कर लो फटाफट से। और नॉर्मल स्कीम से करना है जी, नॉर्मल स्कीम से करना है। चलो छोड़ो, मैं ही करवाता हूं, ये हो नहीं पाएगा तुमसे, थोड़ा सा मुश्किल बनेगा ये क्वेश्चन तुम्हारे लिए। बट मैं आपको बार बार कह रहा हूं, जो बच्चा ये सेशन अटेंड कर रहे हैं ना, कसम से कह रहा हूं उनके नंबर बहुत बढ़िया आने वाले हैं, जो ये सेशन अटेंड कर रहे हैं। नॉर्मल स्कीम है जी, नॉर्मल स्कीम है। रुकिए सर, कर रहे हैं। ओके ठीक है, 2 मिनट और दे देता हूं आपको, 2 मिनट आपके पास और हैं, कोशिश कर लो करने की। चलो इधर देखो ध्यान से जी, गलत आंसर है सारे जी, सारे आंसर गलत हैं जी, सारे आंसर गलत आंसर हैं, किसी का भी सही नहीं है जी, किसी का भी सही आंसर नहीं है। बट मेरे को यह बहुत बढ़िया लगा कि बच्चे प्रैक्टिस कर रहे हैं, बच्चे खुद कर रहे हैं। हाँ, कहीं नालायक बच्चे हैं जो आराम से बैठे हैं, तो उनका तो मैं कुछ नहीं कर सकता जी, ठीक है, वो तो फिर आया ना आया एक ही बराबर है। बट जो बच्चे कर रहे हैं, मैं कह रहा हूं गलत कर रहे हैं, बट कम से कम प्रैक्टिस कर रहे हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट है जी।
चलो जी, इधर देखो ध्यान से, अब एक बार क्वेश्चन करते हैं। अब एक बार सारे के सारे बच्चे यहाँ पे आओ। सबसे पहले मुझे ये बताओ, उसने बोला ओप्ट आउट। ओप्टेड आउट का मतलब क्या? उसने नॉर्मल स्कीम ली है। ओप्टेड आउट का मतलब क्या है? उसने नॉर्मल स्कीम ली है। अगर नॉर्मल स्कीम ली है तो क्वेश्चन हमें नॉर्मल स्कीम से करना है। अब अगर क्वेश्चन नॉर्मल स्कीम से करना है तो सबसे पहला बेसिक सैलरी कितनी है जी? तो बेसिक सैलरी जो है वो 70,000 पर मंथ है। तो 70,000 मल्टीप्लाई 12, तो 8,40,000 रुपए की मेरी बेसिक सैलरी आ गई जी। एक बार चेक करते रहना कहां तक तुम्हारा क्वेश्चन सही है। 8,40,000 रुपए की बेसिक सैलरी आ गई। अब डीए कितने है? डीए बेसिक सैलरी का 40% है, तो इसका 40% अगर मैं निकालूंगा तो 8,40,000 रुपए का 40% हो गया 3,36,000 रुपए मेरा यहाँ पे डीए आ गया। 3,36,000 जो है वो मेरा डीए आ गया। फिर उसके बाद उसने बोला जी ही इज प्रोवाइड हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम अप्रूव बाय IRDA फॉर विच 20,000 इंकर्ड बाय स्माइल लिमिटेड। मेरा पूरी क्लास का क्वेश्चन है, याद करो, आपको मैंने क्लास के अंदर भी कहा था कि अगर एम्प्लॉयर एम्प्लॉई का मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम पे करेगा वो एम्प्लॉई के हाथ में एग्जम्प्ट होता है। मैं दोबारा बोलूंगा, अगर एम्प्लॉयर एम्प्लॉई का मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम पे करेगा तो वो एम्प्लॉई के हाथ में एग्जम्प्ट होता है। तो ये जो हो गया वो एग्जम्प्ट हो गया। फिर अगले पर आओ, 10,000 रुपए का गिफ्ट वाउचर मिला ऑन द ओकेजन ऑफ मैरिज एनिवर्सरी। पहली बात 10,000 रुपए का है। अब याद करो मैंने क्लास के अंदर कहा था गिफ्ट वाउचर को आप मनी भी मान सकते हो, नॉन मनी भी मान सकते हो। अगर मनी मानोगे तो पूरा टैक्सेबल है, अगर नॉन मनी मानोगे तो 5,000 टैक्सेबल है। आप जो भी मानोगे आपको एजम्पशन लिख के आनी पड़ेगी। तो मैं ये एज्यूम कर रहा हूं कि जो ये 10,000 है ना ये मनी है, तो अगर ये मनी है तो पूरा का पूरा 10,000 रुपए टैक्सेबल कर लेना। जिसने नॉन मनी किया है अगर उसने 5,000 टैक्सेबल किया है तो भी उसका सही है, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। मैं दोबारा कह रहा हूं 5,000 वालों का भी सही है, 10,000 वालों का भी सही है। इसके दो ऑल्टरनेटिव है। याद करो आपको मैंने रेगुलर बैच के अंदर कहा था, आपको मैंने रेगुलर बैच के अंदर कहा था कि अगर मान लो वाउचर को मनी में कन्वर्टेबल मानोगे तो 10,000, अगर नहीं मानोगे तो 5,000, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जिसने 5,000 किया है वो 5,000 पे कर ले, जिसने 10,000 किया है वो 10,000 पे कर ले। दोनों का आंसर सही होगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब अगले पॉइंट के ऊपर आओ जी। अब नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर आओ। अब ये स्वेट इक्विटी शेयर की बात करो। 800 शेयर है, 450 रुपए का पर शेयर अलॉट किया है और उसकी एफएमई जो है वो 700 रुपए की है। अब अगर एफएमई 700 रुपए की है तो 700 रुपए में से 450 माइनस कर दो, तो 700 माइनस में 450, 250 मल्टीप्लाई 800, तो स्वेट इक्विटी शेयर जो आ गया वो 2 लाख रुपए आ गया जी। अगर मैं स्वेट इक्विटी शेयर की बात करूंगा तो स्वेट इक्विटी शेयर जो है वो कितने रुपए आ गया? स्वेट इक्विटी शेयर 2 लाख रुपए की वैल्यू यहां पे टैक्सेबल हो गई, ये 2 लाख रुपए आ गया जी। डन। अगले पॉइंट पर आओ। अब ये फर्नीचर वाला पॉइंट एक बार अभी छोड़ दो, इसको भी छोड़ दो जी। उसके बाद यहां पे आ जाओ एंटरटेनमेंट अलाउंस। अब एंटरटेनमेंट अलाउंस फुली टैक्सेबल होता है, तो 10,000 रुपए का एंटरटेनमेंट अलाउंस आ गया, ये फुली टैक्सेबल है। उसके बाद हाउसिंग लोन वाले को एक बार छोड़ दो जी। फिर अगर लैपटॉप की बात करो, अब लैपटॉप कितना है? 50,000। आपको मैंने पहले भी कहा था लैपटॉप एग्जम्प्ट होता है, तो लैपटॉप वाले केस में नहीं लाएगा। पहले मेरे को सारे बच्चे बताओ यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं है जी? यहां तक मेरे को सारे बच्चे बताना, यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं है जी? कहां गया? हाँ जी, ओ भाई सब कहां चला गया? हाँ हाँ, यहां तक बताओ, यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं है? जितने बच्चे भी इस टाइम लाइव मेरे सामने बैठे हैं आप मुझे बताएंगे यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं है? सारे बच्चे बता दो जी। एक बार मैं दोबारा दिखा रहा हूं आपको, अगर यहां तक कोई प्रॉब्लम है बता दो। ये मेरी बेसिक सैलरी है, ये मेरा डीए है, उसके बाद मेरा हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम एग्जम्प्ट है, उसके बाद 10,000 रुपए का गिफ्ट वाउचर, 10,000 रुपए टैक्सेबल कर दिए क्योंकि मैंने मनी में कन्वर्टेबल माना। अगर तुम मनी में कन्वर्टेबल नहीं मान रहे, नॉन मनी मान रहे हो, तो 5,000 भी टैक्सेबल करोगे तो भी सही है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जिसने 10,000 किया वो भी टिक कर ले, जिसने 5,000 किया वो भी टिक कर ले, दोनों के दोनों सही हैं। फिर 2 लाख रुपए शेयर्स वाले केस में आ गया 800। अब यहां 700 में से 450 रुपए चले गए, तो जो डिफरेंस आया मल्टीप्लाई 800, तो 2 लाख रुपए आ गया। फिर लैपटॉप वाले केस में कुछ भी टैक्सेबल नहीं होगा और 10,000 रुपए एंटरटेनमेंट अलाउंस है, तो 10,000 रुपए एंटरटेनमेंट अलाउंस जो है वो फुली टैक्सेबल है। 10,000 रुपए आपने यहां पे जोड़ दिया जी। कोई दिक्कत तो नहीं है ना? पक्का पक्का लॉक कर दें। अब 2 पॉइंट हमारे बैलेंस बचे। मैरिज वाले केस में नील नहीं होता। अरे ये अदर सोर्स तो नहीं चल रहा, ये सैलरी चल रहा है, ठीक है ना? मैरिज वाले केस में कोई नील नहीं होता, वो अदर सोर्स के अंदर है। एम्प्लॉयर टू एम्प्लॉय वाले केस में 5,000 की लिमिट है। कोई शादी वाला केस यहां पे कवर नहीं है, रिलेटिव वाला केस यहां पे कवर नहीं है, वो सारी बातें अदर सोर्स के अंदर है।
बात मेरी समझ में आ रही है ना? वो तुम अदर सोर्स के अंदर पढ़ते हो, और ये बातें हो रही है सैलरी के चैप्टर की। इसको लॉक कर दें जी। इंश्योरेंस प्रीमियम, अगर एम्प्लॉयर एम्प्लॉय का इंश्योरेंस प्रीमियम देगा तो वो एम्प्लॉय के हाथ में एग्जम्प्ट होता है, बात खत्म। एंटरटेनमेंट वाले केस में कोई एग्जम्पशन नहीं था, वो डिडक्शन मिलती थी, और वो भी गवर्नमेंट एम्प्लॉय को, नॉन गवर्नमेंट को नहीं मिलती थी। भाई साहब तुम तो इसमें 10 डाउट लेके बैठ गए हो। अब मैं आगे बढ़ूं ना बढ़ूं, आगे बढ़ूं या ना बढ़ूं? बढ़ूं आगे ना बढ़ूं? चलो अब अगले पॉइंट पर आओ जी। अब 2 पॉइंट हमारे बैलेंस बचे हैं। एक तो ये फर्नीचर वाला हमारा पॉइंट बैलेंस बचा है, और एक ये लोन वाला पॉइंट बैलेंस बचा है। तुम बताओ पहले कौन सा करना चाहोगे जी? बताओ पहले कौन सा करना चाहोगे? पहले तुम फर्नीचर वाला पॉइंट करना चाहोगे या पहले तुम लोन वाला पॉइंट करना चाहोगे जी? जल्दी बताओ जी। पहले फर्नीचर वाला पॉइंट करना चाहोगे या पहले लोन वाला पॉइंट करना चाहोगे? जो तुम बोलोगे पहले वो कर लेंगे जी। सर पहले हमें फर्नीचर वाला पॉइंट बता दो, पहले लोन पहले फर्नीचर, पहले लोन पहले फर्नीचर। तो लोन ज्यादा है। अब एक बार सारे के सारे बच्चे लोन पे आ जाओ जी। एक बार सारे के सारे बच्चे लोन पे आना, दिमाग खोल के पढ़ना इस पॉइंट को जी, दिमाग खोल के पढ़ना इस पॉइंट को। और दिमाग आपका इधर से उधर नहीं जाना चाहिए, क्योंकि अगर चला गया और ये क्वेश्चन डायरेक्ट पेपर के अंदर बन गया, तुम पछताओगे कि ये पॉइंट वही बन गया जो हमने रात को किया था। तो बहुत ध्यान से पढ़ना। ये लोन वाला पॉइंट क्या है? कह रहा है हाउसिंग लोन जो है वो 4.5% पर एनम प्रोवाइडेड बाय स्माइल लिमिटेड। अमाउंट आउटस्टैंडिंग जो है वो 1 अप्रैल 24 को 15 लाख रुपए का है। तो मतलब क्या है? 1 अप्रैल 2024 को आउटस्टैंडिंग बैलेंस जो है वो 15 लाख रुपए का है। ठीक है जी। और लोन कितने का? 4.5। और एसबीआई का रेट जो है 1 अप्रैल 24 को वो 8% है। तो अगर 8% है और हम एम्प्लॉई से चार्ज कर रहे हैं 4.5%, तो फायदा कितने का हो गया जी? फायदा हो गया 8 में से अगर मैं 4.5 माइनस करूंगा तो साहब 3.5% का फायदा हो गया जी। फायदा कितने का हो गया? 3.5% का फायदा हो गया। कोई दिक्कत तो नहीं है? मतलब जो हमें टैक्सेबिलिटी करनी है वो 3.5% के बेस पे टैक्सेबिलिटी करनी है, बस ये पर ध्यान दो। 8 उसका है, 4.5 उसने चार्ज किया, बेनिफिट हो गया 3.5 का। तो टैक्सेबिलिटी जो करनी है वो 3.5 के बेस पे करनी है। ये जो बच्चे आंसर दे रहे हैं, आंसर मत दे। मैं कह रहा हूं तुमने गलत किया है। मैं बोल रहा हूं तुमने गलत किया। एक बार तुम यहां पे देख लो। अब यहां पे देखो जी, वो कह रहे हैं 15 लाख रुपए का आउटस्टैंडिंग बैलेंस है 1/4/24 को। कह रहा है 50,000 इज पेड बाय, 50,000 रुपए पेड बाय मिस्टर शैलेश एवरी क्वार्टर, एवरी क्वार्टर, एवरी क्वार्टर। ठीक है, टू वर्ड्स प्रिंसिपल स्टार्टिंग फ्रॉम द जून 2024। मतलब जो जून 2024 से वो हर क्वार्टर 50,000 पे करेंगे। जून 2024 से वो हर क्वार्टर 50,000 पे करेंगे। अब बहुत ध्यान सुनना, यहां पे है सारे के सारे बच्चे यहां पे कान खोल के सुन ले। मैं फिर कह रहा हूं जल्दबाजी मत करें, यहां पे देख लो किस तरह से करना है, क्योंकि पेपर के अंदर बन जाएगा, फिर तुम वहां पे जाके मार खाओगे। तो पहले सारे बच्चे यहां पे देख लो इसके अंदर करना क्या जी। अब मेरे को यहां पे बताओ जी, इधर देखो ध्यान से। अब यहां पे ये निकल के आ रहा है अप्रैल में, पहले यहां पे ऐसा करता हूं, यहां पे अप्रैल है, यहां पे मान लो ये है अप्रैल, उसके बाद यहां पे मई, उसके बाद फिर यहां पे जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जन, फेब, और यहां पे आएगा मार्च। ये मैंने पूरा साल लिख दिया जी। ये मैंने क्या किया, यहां पे पूरा साल लिख दिया। यहां कोई दिक्कत तो नहीं है? क्या इसको लॉक कर सकते हैं जी? पहले मेरे को यार, तुम मेरी बातों का आंसर दोगे नहीं दोगे? पहले मेरे को ये बताओ, तुम मेरी बातों का आंसर दोगे नहीं दोगे, या फिर ये अपने 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 काम करते रहोगे? यहां पे जब मैं कह रहा हूं, मैं समझा रहा हूं, पहले खुद कर लेते। अब इधर देखो ध्यान से, फिर कह रहे त्रिशूल क्यों मारते हो आप? इधर देखो ध्यान से, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च। मेरा पूरी क्लास का क्वेश्चन है, अप्रैल में आउटस्टैंडिंग बैलेंस जो उसने बोला जी, अप्रैल में आउटस्टैंडिंग बैलेंस जो था वो 15 लाख रुपए का था।
और जो उसने 50,000 पे किए वो कब से पे किए? जून से पे किए, जून से। और हर क्वार्टर, जून से हर क्वार्टर। इसका मतलब क्या है? अप्रैल में पूरे 15 लाख थे, मई में पूरे 15 लाख थे, फिर जून में उसने 50,000 पे कर दिए, तो जून में 50,000 पे कर दिए तो यहां पे 14.5 लाख हो गए, जुलाई में 14.5 लाख रहे, अगस्त में 14.5 लाख रहे। ये क्वार्टर हो गया। फिर अगला क्वार्टर आ गया, फिर उसने 50,000 पे कर दिए, यहां पे 14 लाख रुपए रहे, यहां पे 14 लाख रुपए रहे, यहां पे 14 लाख रुपए रहे। फिर अगला क्वार्टर आ गया, फिर 50,000 उसने पे कर दिए, फिर यहां पे 13.5 लाख रुपए रहे, फिर यहां पे 13.5 लाख रुपए रहे, फिर यहां पे 13.5 लाख रुपए रहे। फिर अगला क्वार्टर आ गया, फिर अगला क्वार्टर आ गया तो यहां पे उसने यहां पे 13 लाख रुपए रहे। यहां पे कितने रहे? 13 लाख रुपए। अब कुछ नहीं करना, अब एक एक महीने का 3.5% से इंटरेस्ट निकाल दो बस। ये चीज सबसे मेन है बस। एक बार मैं दोबारा बोलूंगा। उसने बोला आपका आउटस्टैंडिंग बैलेंस अप्रैल में 15 लाख था, आपने जून से हर क्वार्टर 50,000 पे किए, जून से तो जून से क्वार्टर स्टार्ट हो रहा है। वैसे क्वार्टर होता है अप्रैल में जून, बट गलती से अप्रैल से स्टार्ट मत कर देना, इसने क्वार्टर बनाया जून से। तो जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, फिर मार्च वाला क्वार्टर आ गया जी। तो पहले 2 महीने पूरे 15 लाख रुपए थे। अब बताओ क्या करेंगे जी? हाँ मैं वही, देखो वही तो कह रहा हूं ना, तुम वही गलती कर रहे हो सर। क्वार्टर तो अप्रैल से जून होता है, वही तुम गलती कर रहे हो, यहीं पे तुम ये गलती कर रहे हो। और यही बच्चा एग्जाम में गलती करके आएगा। जो नॉर्मल क्वार्टर होते हैं वो नॉर्मल क्वार्टर नहीं कह रहा, वो कह रहा है जून से। क्वेश्चन ध्यान से पढ़ो। उसने क्या बोला है? उसने 50,000 इज पेड बाय मिस्टर शैलेश एवरी क्वार्टर, बट क्वार्टर कब से? टुवर्ड्स प्रिंसिपल स्टार्टिंग फ्रॉम जून। जो प्रिंसिपल जून से स्टार्टिंग हो रहा है वहां से हर क्वार्टर। तो जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, और फिर यहां से मार्च अगला क्वार्टर आएगा। क्या बात मेरी समझ में आ रही है? सर जून के स्टार्टिंग में दिया, एंड में दिया, हम ऑब्वियसली बात है मान के चलेंगे एंड में 50,000 रुपए का बैलेंस कम हो चुका है जी। अब एक बार फटाफट से यहां पे आ जाओ। अब एक बार इंटरेस्ट निकालना। अब कैसे निकालोगे जी? अब 15 लाख है, 3.5% है, 1/12 है। फिर 15 लाख है, 3.5% है, 1/12 है। फिर 14.5 लाख है, 3.5% है, 1/12 है। ऐसे कर करके बताना कितना आ गया जी। टोटल इंटरेस्ट बताओ मुझे कितना आ गया? कितना आ रहा है? 49,000। हाँ नहीं, 49,292। तो 49,292 आ रहा है जी। पक्का ना? लॉक कर दूं या मैं निकालूं? निकालूं या लॉक कर दूं? जल्दी बताओ जी। निकालूं या लॉक कर दूं? बस मेरे को ये बता दो जी, निकालूं या लॉक कर दूं? इंटरेस्ट जो लगता है वो मंथ के एंड में जो आउटस्टैंडिंग बैलेंस होता है उस पे लगता है जी। ये बातें अपने अकाउंट्स के अंदर पढ़ी होंगी। इंटरेस्ट हमेशा जो लगता है वो मंथ के एंड में जो आउटस्टैंडिंग बैलेंस होता है उस पे लगता है। बात मेरी समझ में आ रही है ना? तो जो बैलेंस भी जून एंड में होता उस पे लगता, बस ये पर ध्यान दो जी। पक्का लॉक कर दूं ना? निकाल दो सर। लो जी, एक बच्चा कह रहा है निकाल दो। अरे भाई साहब यार, तुम तो कैसी बातें कर रहे हो यार? इतना काम तो तुम कर सकते हो, मैं इतनी उम्मीद कर सकता हूँ नहीं कर सकता? या इंटरेस्ट भी नहीं निकाल पा रहे तुम? भाई मैंने बता तो दिया तुम्हें, ये 3.5% है, 1/12। फिर यहाँ पे 3.5%, 1/12। फिर यहाँ पे 3.5%, 1/12। यहाँ पे 3.5%, 1/12। ऐसे कर 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 लो जी। हर महीने का इंटरेस्ट आ जाएगा, तो हर महीने का इंटरेस्ट निकालोगे तो 49292 इतना आएगा जी। ठीक है जी? तो यहां पे 49292 इंटरेस्ट यहां पे लिख दो। 49, यहां पे लिख दो 49292 का इंटरेस्ट लिख दो। अब बताओ क्या तुम्हें हाउसिंग लोन वाला समझ आ गया जी? सारे बच्चे फटाफट से बोल दो, क्या तुम्हें हाउसिंग लोन वाला समझ में आ गया नहीं आ गया जी? जल्दी बोलो जी, क्या तुम्हें हाउसिंग लोन वाला समझ में आ गया नहीं आ गया? डन? क्या इसको लॉक करें? क्या इसको लॉक कर दें?
चलो अब अगले पॉइंट पर आओ जी, अगले पॉइंट पर आओ। अब यहाँ पे सिर्फ एक पॉइंट हमारा रह गया, अब एक पॉइंट हमारा बैलेंस बचा जी, एक पॉइंट हमारा बैलेंस बचा फर्नीचर वाला। आओ जी अब एक बार फर्नीचर वाला देखते हैं, फर्नीचर वाला क्या है। कह रहे ही वॉज प्रोवाइडेड। अब देखो प्रोवाइडेड वर्ड आ गया जी, ही वॉज प्रोवाइडेड, प्रोवाइडेड वर्ड आ गया। तो ही वॉज प्रोवाइडेड विद फर्नीचर ड्यूरिंग सितंबर 2020, द फर्नीचर इज यूज एट हिज रेजिडेंस फॉर पर्सनल पर्पस। अब वो फर्नीचर यूज कर रहा है, फर्नीचर यूज कर रहा है, तो फर्नीचर यूज कर रहा है तो यहां पे यूज की बात भी हो सकती है। एक्चुअल कॉस्ट ऑफ फर्नीचर जो है वो 1,10,000 रुपए 31 मार्च 2025, 31 मार्च 2025 को कंपनी ने फर्नीचर बेच दिया फ्री ऑफ कॉस्ट। अब कंपनी ने फ्री ऑफ कॉस्ट में फर्नीचर दे दिया, कंपनी ने फ्री ऑफ कॉस्ट में फर्नीचर दे दिया और कोई भी अमाउंट उसने रिकवर नहीं किया एम्प्लॉय से। पहले तुम्हें क्या बताओ, सोच के बोलना। कंप्लीट ईयर निकालना कितने, कंप्लीट ईयर सितंबर 20 है ना, तो सितंबर 20, सितंबर 21, फिर यहां पे 21, 22, 22, 23, 23, 24, तो 23, 24 यहां पे आएगा, 24, 25 तो बनेगा नहीं, वो साल कंप्लीट नहीं बनेगा, तो 4 साल मेरे कंप्लीट हैं, 4 साल मेरे कंप्लीट बन रहे हैं जी। अब अगर 4 साल मेरे कंप्लीट बन रहे हैं तो फर्नीचर पर रेट 10% होता है जी। अब फर्नीचर कितने का जी, फर्नीचर जो है वो कितने का है, अगर मैं चेक करूं फर्नीचर की वैल्यू जो है कहां पे गया, हाँ फर्नीचर की वैल्यू 1,10,000 रुपए की है, तो 1,10,000 रुपए की वैल्यू है 11,000, 11,000, 11,000, 11,000, तो 44,000 रुपए का डेप्रिसिएशन आ गया। अब 1,10,000 रुपए का फर्नीचर, 44,000 रुपए का डेप्रिसिएशन, तो 1,10,000 में से 44,000 माइनस करेंगे तो 66,000 रुपए बचेगा। कितना बचेगा, 66,000। अब दिया फ्री में तो भाई सारा ही फायदा हो गया, 66,000 रुपए का फर्नीचर फ्री में दे दिया, तो अगर 66,000 रुपए का फर्नीचर अगर फ्री में दे दिया तो भाई ये तो टैक्सेबल परक्विजिट बन गया 66,000 रुपए। एक तो ये बन गया, ये 66,000 रुपए का टैक्सेबल परक्विजिट बन गया। दूसरी बात, अब उसने मार्च 25 को बेचा तो क्या उसने पूरा साल यूज भी किया, हेलो चिंटू इधर, क्या उसने फर्नीचर पूरा साल यूज भी किया, यस किया। तो अगर फर्नीचर उसने पूरा साल यूज किया तो 1,10,000 रुपए का 10% 11,000 रुपए ये भी आएगा जी, ये यूज का आएगा और ये सेल का आएगा जी। तो ये यूज का, ये सेल का है, तो पूरे साल यूज किया 11,000 रुपए उसका हो गया, सेल का कितना हो गया 66,000 रुपए। अब निकालना कितना आएगा जी, तो अब एक बार निकालते हैं कितनी आ रही है सैलरी, 8,40,000, 3,36,000, 10,000, 2 लाख, उसके बाद फिर यहाँ पे 66,000, फिर यहाँ पे 11,000, यहाँ पे 10,000, 44292, तो यार है 15 लाख, ये टोटल आ रहा है 15,17,292 आ रहा है जी, 15,17,292 निकल के आ रहा है जी। हाँ जी 15,17,292 आ रहा है, डन, इतना ही आ रहा है जी, 15,17,292। एक बार चेक करके बताना कितना आ रहा है, 15,22 आ रहा है, 11,000, 11,000, 15,22,292 आ रहा है। मेरी कैलकुलेशन में कोई गलती है क्या, एक बार मैं चेक करूं, ऑटो रिव्यू, 8,40, 3,36, 10,000, 2 लाख, 66,000, 11,000, 10,000, हाँ 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 ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, सही आ रहा है, 15,22 आ रहा है जी, 15,22,292 आ रहा है। अब इसमें 50,000 की डिडक्शन माइनस कर दो जी, इसमें 50,000 रुपए की डिडक्शन माइनस कर दो जी। अब यहाँ पे 50,000 रुपए की मैं डिडक्शन माइनस कर दूंगा तो यहाँ पे आ रहा है 15,22,292 माइनस 50,000, तो आ रहा है 14,72,292 जी, डन। इसका आंसर यही है जी, इसका आंसर यही आंसर है जी, बिल्कुल परफेक्ट आंसर है। और जिसने भी 5,000 रुपए टैक्सेबल किया है तो फिर अकॉर्डिंगली यहाँ पे आपका आंसर चेंज हो जाएगा, फिर 5,000 के अकॉर्डिंग 5,000 रुपए का फर्क आएगा आपका। अगर आपने 5,000 रुपए टैक्सेबल किए ना तो फिर 5,000 रुपए का फर्क आएगा, आंसर आपका भी सही है, कोई दिक्कत नहीं है। भाई साहब क्या क्वेश्चन था यार, मतलब एक बात है भाई, इनकम टैक्स के हर क्वेश्चन में ना, हर क्वेश्चन में कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है भाई, खतरनाक क्वेश्चन होते हैं भाई साहब।
मजा आता है क्वेश्चन करने में जी। नहीं प्रखर मेरे बच्चे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, मैं क्यों नाराज होऊंगा जी। राउंड ऑफ कर लो, 290 कर लो यार, 290 कर लो जी, ठीक है नहीं, 290 कर लो। चलो अब सुनो ध्यान से, अब एक क्वेश्चन मैं तुम्हें होमवर्क दे रहा हूं, ये क्वेश्चन आपका होमवर्क है जी, ये वाला क्वेश्चन आपका होमवर्क है, ये आपने घर से क्वेश्चन करके आना है जी। और कल भी हम सैलरी करेंगे जी, मैं दोबारा कह रहा हूं, कल भी हम सैलरी करेंगे जी, कल भी हम सैलरी करेंगे। डिडक्शन कौन सी, डन 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 डन। अच्छा कल भी हम सैलरी करेंगे, तो कल भी हम सैलरी करेंगे, और कल आपने ये वाला क्वेश्चन होमवर्क करके आना है। इसके अलावा कल सैलरी के और भी क्वेश्चंस करेंगे, और कल हम सैलरी की प्रैक्टिस पूरी कंप्लीट कर देंगे। नहीं नहीं चैताली, 4 साल है, पांचवा तो पूरा बन ही नहीं रहा ना, आप अगर कैलकुलेट करोगे पांचवा तो पूरा बन ही नहीं रहा, ठीक है। 11,000 डिडक्ट क्यों नहीं हुआ, 11,000 डिडक्ट क्यों होगा भाई, ऐड होगा ना, 11,000 तो टैक्सेबल परक्यूजिट है ना, ऐड होगा, डिडक्ट क्यों होगा जी, ठीक है। क्वार्टर एंड मानेंगे या बिगिनिंग मानेंगे, हम बिगिनिंग मान के चलेंगे ताकि क्वार्टर एंड में कम बैलेंस आए। अमाउंट रिकवर तो कुछ, हाँ तभी तो फिर मैं कह रहा हूं, जब अमाउंट रिकवर ही नहीं हुआ तो हम ऐड करेंगे ना, माइनस क्यों करेंगे नालायक। चलो जी अब मैं इसको लॉक कर रहा हूं जी, अब हम मिलेंगे कल वाली क्लास में सैलरी के साथ। ये क्वेश्चन आपका होमवर्क है, ये आप घर से करके आएंगे, लाइक करेंगे, कमेंट करेंगे, हर बच्चे के साथ में वीडियो शेयर करेंगे, और इस चैनल को दबा के सब्सक्राइब करेंगे, और इस चैनल को पकड़ के चलेंगे, और सारे के सारे सीए वाले बच्चे, जितने भी सीए वाले बच्चे हैं, अल्टीमेट सीए वाला चैनल पकड़ लेंगे, ठीक है। और सारे के सारे सीएस की फैमिली के बच्चे इस चैनल को दबोच लेंगे। ये चैनल आपके बहुत काम आने वाला है, लाइफ भर काम आने वाला है, बिलीव मी, ठीक है। ओके जी, बाय बाय, टाटा, थैंक यू सो मच, जय हिंद, गॉड ब्लेस यू, लव यू ऑल, बाय बाय, टाटा, थैंक यू सो मच, बाय बाय जी।